आप सभी का स्वागत है जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के साथ ही एक बार फिर से बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे देने की मांग जोर पकड़ने लगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि दोनों राज्य लंबे समय से विशेष दर्जे यानी कि स्पेशल स्टेटस की मांग करते आ रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो पार्टी है वर्तमान में केंद्र सरकार का हिस्सा है। तो निश्चित रूप से यह आशा बनी थी, इस मांग को बल भी मिला कि जब केंद्र द्वारा स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा तो इन दोनों राज्यों में विकास की एक नई कहानी लिखी जाएगी। लेकिन जब केंद्र द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि ऐसा कुछ दर्जा मिलने वाला नहीं है तो फिर आंखें बजट पर टिक गईं। बजट भी आया 2024-25 का, लेकिन इसमें भी देखा जाए तो विशेष कुछ नहीं मिला। तो विशेष दर्जा या विशेष पैकेज की चाहत रखने वाले राज्य के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाओं को मंजूरी दी है। बिहार के लिए कुछ योजनाएं मिली हैं, आंध्र प्रदेश के लिए भी मिली है, लेकिन यहाँ पर हम बिहार के संदर्भ में बात करने वाले हैं। तो प्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए तो बिहार के लिए करीब 59,000 करोड़ का बजट का ऐलान किया गया है, लेकिन विभिन्न योजनाओं के रूप में आवंटित राशि को देखा जाए तो बिहार को 1 लाख करोड़ तक का लाभ मिल सकता है। तो बिहार के विकास के लिए जो जो घोषणाएं हुई हैं उनमें यदि आप देखेंगे तो सड़क और पुल निर्माण, पर्यटन केंद्रों का विकास, औद्योगिक कॉरिडोर, बाढ़ नियंत्रण, बिजली परियोजनाएं, तो ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं बिहार के संदर्भ में स्वीकृत हुई हैं। तो उन्हीं को हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सड़क और पुल निर्माण से संबंधित जो बजट में आवंटन हुआ है वो। तो 26,000 करोड़ की लागत से सड़क और पुल निर्माण का कार्य किया जाएगा। सबसे पहला है इसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। केंद्र सरकार ने पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को मंजूरी प्रदान की है। यह परियोजना पूर्वी बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नेक्स्ट है बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे। तो यह एक्सप्रेसवे स्वीकृत किया गया है इस बजट में और यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार के संदर्भ में जो बोधगया है, राजगीर है, वैशाली है, दरभंगा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व के पर्यटन स्थल है और यहाँ पर निश्चित रूप से ऐसी परियोजनाएं विकसित होती हैं तो पर्यटन का यहाँ पर विस्तार निश्चित रूप से होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। तो यह एक्सप्रेसवे उत्तर बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि भागलपुर देखा जाए तो सिल्क सिटी है, एक औद्योगिक केंद्र है, और बक्सर भी देखा जाए तो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। तो इस प्रकार से ये 3 एक्सप्रेसवे इस बार के बजट में स्वीकृत हुए हैं और ये बिहार के जो अवसंरचना विकास है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा बक्सर में 2 लेन का नया पुल भी बनेगा गंगा पर। तो इम्पॉर्टेंट है ये सभी देखा जाए तो। इसके बाद बात करते हैं कॉरिडोर के बारे में, यानी कि पर्यटन केंद्र का विकास होगा। तो सबसे पहले है विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर ही विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को समेकित रूप से विकसित किया जाएगा और इन स्थान को विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार सरकार विष्णुपद मंदिर के पास वैकल्पिक मार्ग, धर्मशाला निर्माण, महाबोधि मंदिर के पास सौंदर्यीकरण इत्यादि से जैसे बहुत सारे जो कार्य हैं जो पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं, उनकी सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं, उस संदर्भ में बिहार सरकार पिछले कई वर्षों से कर रही है। और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो बिहार में पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो चूँकि अब केंद्रीय सहयोग भी मिल जाएगा तो जो अन्य परियोजनाएं हैं उसमें और भी तेज़ी आएगी और बहुत सारी जो नई परियोजनाएं हैं उससे इस क्षेत्र का तेज़ी से विकास होगा। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है वह बिहार के पर्यटन में। तो बिहार के पर्यटन के संदर्भ में जब भी कुछ बताना हो, लिखना हो, तो इन सभी चीज़ों को आप अप टू डेट लिख सकते हैं।
इसके बाद बात करते हैं राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर। तो राजगीर आप सभी को पता है, राजगीर बिहार का ऐसा स्थल है जो हिंदू धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। और यहाँ पर 20वें तीर्थकर मुनि सुब्रत का प्राचीन मंदिर भी है। तो जैन धर्म के लिए देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजगीर, बौद्ध धर्म के लिए भी। इसके अलावा देखा जाए तो गर्म पानी का यहाँ पर ब्रह्म कुंड है, बहुत ही पवित्र स्थल हिंदुओं के लिए। और इसी कारण से राजगीर का समेकित विकास किया जा रहा है। तो पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो बिहार सरकार ने राजगीर में पर्यटन के क्षेत्र में और विभिन्न विकास कार्य के दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। राजगीर अब धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आ रहा है। तो एक बात यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि बिहार सरकार इन क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत प्रयास कर रही है पिछले कुछ वर्षों से, लेकिन चूंकि अब धीरे धीरे ये वैश्विक पटल पर आ रहे हैं, जैसे भी नालंदा यूनिवर्सिटी, मोदी जी अभी आए थे बिहार में, तो धीरे धीरे ये नेशनल न्यूज का चर्चा बन गया। जिससे बिहार सरकार अपने स्तर से तो पर्यटन का भी विकास कर रही है, अपने स्तर से सारे काम कर रही है, लेकिन वो नेशनल उतना नहीं चर्चा का विषय बन रहा था। तो अगले साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो केंद्र सरकार ने सोचा कि हमारी सरकार की मजबूरी भी है तो बिहार को कुछ पैकेज भी दे देते हैं, इसके अलावा बिहार की कुछ ब्रांडिंग भी कर देते हैं, अपना नाम भी जोड़ देते हैं, अपना सहयोग भी दे देते हैं, तो आने वाले चुनाव में भी फायदा हो जाएगा। तो इस प्रकार बजट देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरक बजट मान सकते हैं बिहार सरकार के लिए, खुद के लिए, केंद्र सरकार के लिए, मतलब सभी का इसमें लाभ हो रहा है। तो इसी में कहा गया है कि बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, खेल विश्वविद्यालय, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं जो वहाँ राजगीर में विकास कर सकते हैं, वो सब बनाने की हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, राजगीर सप्तऋषि कॉरिडोर आपको याद रखना है। नालंदा को पर्यटन केंद्र बनाना है। तो नीतीश कुमार का देखा जाए तो बहुत योगदान रहा है नालंदा के विकास में। नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, इस बजट में भी कहा गया है। और यहाँ पर होटल सेवा, पर्यटन इत्यादि को गति मिलेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय को जो उसका गौरवशाली अतीत है उसको पुनर्जीवित किया जाएगा। राजगीर के हिंदुओं, बौद्ध और जैन के लिए जो धार्मिक महत्व वाले स्थल हैं उसका विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। बजट में आगे देखें तो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय गया बनाने की बात की गई है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा गया में मुख्यालय। तो गया जैसा कि हम लोग जानते हैं प्राचीन सांस्कृतिक केंद्र रहा है, बिहार में बहुत ही धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है गया का। बजट में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का मुख्यालय गया में बनाने की घोषणा की गई है, जिससे गया अर्थव्यवस्था का केंद्र बनेगा। गया सांस्कृतिक एवं औद्योगिक केंद्र के रूप में जब विकसित होगा तो यह कॉरिडोर पूर्वी भारत के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि पूर्वी भारत को जोड़ने में गया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी, सड़क, रेल और हल्दिया बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी अच्छी है। इस क्षेत्र में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण की काफ़ी संभावनाएं हैं। ऑटोमोबाइल के सेक्टर में देखा जाए, स्टील उत्पादन पास में झारखंड है, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, निर्माण उद्योग, फर्नीचर, हस्तशिल्प, हथकरघा, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसके लिए गया एक हब बन सकता है। तो यहाँ पर निवेश की अच्छी संभावना है। प्लग एंड प्ले योजना के तहत भी यहाँ निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इस प्रकार औद्योगिक केंद्र बनने से बड़े और मध्यम दर्ज के उद्योगों की संख्या बढ़ेगी, आर्थिक क्रिया बढ़ेगी, और जब आर्थिक क्रिया बढ़ेगी तो यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा। तो यह एक अच्छी घोषणा यहाँ पर हम मान सकते हैं इस संदर्भ में। तो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के बारे में और बात करें तो यह धार्मिक सांस्कृतिक महत्व वाला जो गया नगर है, यहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और यहाँ पर जो डोभी में औद्योगिक केंद्र बन रहा है उसके विकास को भी यहाँ गति मिलेगी। इस क्षेत्र की विशेषता की बात करें तो अमृतसर कोलकाता जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पर माल यातायात सुगम हो जाएगा, क्योंकि यह मेन यहाँ पर जो रास्ता है वहाँ पे स्थित है, मुख्य मार्ग पे। दिल्ली कोलकाता रेल मुख्यालय, मुख्य रेल लाइन, हल्दिया बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह सब यहाँ पर नज़दीक है, जिससे माल का आयात निर्यात आवागमन बेहतर तरीके से होगा
और ये सब सारी चीज़ें होंगी तो कंपनियों का यहाँ इंटरेस्ट बढ़ेगा, निवेश बढ़ाएंगे, निवेश के लिए आकर्षित हो गए। पर्यटक की आवाजाही बढ़ेगी। बोध गया जैसे पर्यटक के केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। पूर्वी, उत्तरी और उत्तर पूर्व भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, भूटान के बाजार तक आसान पहुंच स्थापित करने में सुविधा होगी। तो बांग्लादेश और भूटान तक माल ले जाने में आसानी होगी और बड़ी कंपनी यहाँ पर निवेश करने के इच्छुक होंगे। तो इस प्रकार बिहार समेत पूर्वी भारत के जो राज्य हैं उनके समेकित विकास के लिए केंद्र सरकार ने पूर्वोदय योजना की घोषणा की है बजट में। तो इस बजट में देखा जाए तो बिहार के अलावा झारखंड इत्यादि जैसे राज्य हैं, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उनको भी रखा गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पूर्वोत्तर के जो भारत के क्षेत्र हैं वहाँ समग्र विकास देखा जाएगा और सभी राज्य एक दूसरे से कनेक्टेड रूप से विकास के भागीदार बनेंगे। आगे बात करते हैं कि बिहार में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन पर नियंत्रण की बात भी कही है। तो उनमें एक बाढ़ नियंत्रण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है बिहार के लिए। तो इस बजट में कहा गया है सरकार के द्वारा कि नेपाल से बातचीत की जाएगी। तो बाढ़ नियंत्रण के लिए नेपाल में हाई डैम का जो निर्माण किया जाना है वह लंबे समय से लंबित है। तो इस मसले पर भारत सरकार नेपाल से बातचीत करेगी कहा गया है। बिहार में बाढ़ से मुक्ति में देखा जाए तो नेपाल की भूमिका सबसे प्रमुख है। कोसी नदी पर हाई डैम बनाना हो, सप्तकोसी परियोजना से बाढ़ पे नियंत्रण पाना हो, तो इन सभी में नेपाल का सहयोग बहुत आवश्यक है। और नेपाल से बात करने की जो केंद्र सरकार ने घोषणा की है तो निश्चित रूप से यदि केंद्र सरकार अपने स्तर से नेपाल से बात करती है तो इस दिशा में काफ़ी अच्छा प्रयास हो सकता है। हालांकि नेपाल से बात चल रही है सरकार की, लेकिन पिछले कुछ दशकों में देखा जाए तो कोई विशेष प्रयास नहीं हुआ है, कोई विशेष नतीजा नहीं निकला है। तो कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता रही है। तो इस बार चूंकि सरकार में देखा जाए तो मुख्य भूमिका में है बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके दल, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत दबाव बने और इस बहाने नेपाल से केंद्र सरकार थोड़ा सा अच्छे से बात करे। तो बजट में एक उम्मीद बनी है कि नेपाल से बातचीत होगी और जो गतिरोध है वह दूर होगा। दूसरा बात करें कि केंद्र सरकार उत्तर बिहार में जो बाढ़ से जो नुकसान होता है उसका सर्वे कराएगी। तो सुनने में तो लग रहा है कोई नया चीज़ नहीं है, सर्वे तो हमेशा होता है, लेकिन सर्वे कराने के लिए और कराने के बाद जो नई योजनाएं बनेगी तो उन परियोजनाओं में नई सिंचाई योजनाएं बनेगी, त्वरित सिंचाई कार्यक्रम इत्यादि बनेंगे। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं कि सर्वे कराने के बाद अगर किया जाए तो बाढ़ पर काफ़ी हद तक नियंत्रण हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जितने भी बजट में घोषणाएं हुए हैं पहले भी होती रही हैं, लेकिन इस बार चूँकि सरकार ज़्यादा मतलब एक्टिव है। एक्टिव क्यों है कि कहते हैं ना गले पे तलवार लटकना, कि अगर ज़्यादा कुछ नहीं देंगे, अगर कुछ भी नहीं देंगे तो सरकार से कब समर्थन वापस हो जाएगा और सरकार गिर जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो दिखाना है ही। अब अंदर की बात तो भगवान जाने क्या है, किस तरह की है। हालांकि मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार बिहार इस बार मजबूत स्थिति में, उसको और ज़्यादा मिलना चाहिए था। आश्चर्य इस बात का है कि सरकार इतने में ही संतुष्ट कैसे है। खैर आगे चलते हैं। तो कहा गया है कि बिहार सरकार को विभिन्न परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ की मदद दी जाएगी। सिंचाई के लिए, बाढ़ के लिए इत्यादि के लिए बैराज निर्माण होगा और नदी को जो प्रदूषण मुक्त करने का कार्य है वह भी किया जाएगा। तो इस तरह के आश्वासन दिए गए हैं, बजट में घोषणा की गई है। इसके बाद बात करते हैं कोसी मेची लिंक परियोजना। बहुत दिनों से नाम सुन रहे होंगे आप लोग। तो आखिर इस बजट में जो जिक्र हुआ है तो उसमें क्या नया है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार जो है, जो बिहार के अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं और बिहार के जो गठबंधन सरकार है उससे थोड़ा बहुत वो अटैच होना चाहती है। तो इस संदर्भ में जो पुरानी योजनाएं हैं जो अब लगभग पूर्ण होने वाली है, जो बिहार के विकास में बहुत योगदान दे सकती है, उनमें केंद्र सरकार कहीं ना कहीं चाह रही है कि हमारा नाम भी जुड़ जाए। तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको भाई सहयोग देना पड़ेगा, आर्थिक सहयोग देना पड़ेगा, तभी तो वो अपना नाम जोड़ पाएंगे। तो कोसी मेची लिंक परियोजना जो है, इससे कोसी और सीमांचल इलाका जो है वहाँ बाढ़ से राहत मिलेगी। और जो अधिशेष जल है कोसी नदी का, वो 76 किलोमीटर लंबा एक चैनल बनाया जाएगा। महानंदा जो बेसिन है वहाँ तक ले जाकर जो मेची नदी है वहाँ से जोड़ा जाएगा।
तो इससे क्या है कि बाढ़ से राहत मिलेगी और सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं ऊर्जा के मामले में, है ना, बिजली परियोजनाएं। तो बिजली परियोजनाएं देखा जाए तो आने वाले दिन में बिहार तरक्की पे तरक्की करेगा, क्योंकि आर्थिक रूप से यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऊर्जा की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो भागलपुर में, पीरपैंती जो भागलपुर में है, 2400 मेगावाट का नया पावर प्लांट बनेगा। हालांकि ये भी योजना देखा जाए तो कोई नई नहीं है, 2014 या 15 में जहाँ तक मुझे लग रहा है उस समय भी यह घोषणा हुई थी। तो आखिर इतने साल हो गए, अभी तक लगभग देखा जाए तो 10 साल हो ही गए, तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो फिर इस बजट में नया घोषणा करके क्या हुआ? तो 2400 मेगावाट का नया पावर प्लांट बनाने की फिर से घोषणा की गई है। पीरपैंती भागलपुर में 800 मेगावाट की 3 यूनिट बनेगी और इस नई इकाई के साथ बिहार की अन्य बिजली जो परियोजनाएं हैं उस पर भी 21,400 करोड़ रुपया का खर्च किया जाएगा। और इसके अलावा सरकार ने कहा है कि जो बिहार सरकार है उसके आग्रह पर यदि अनुरोध करती है तो वो दूसरे संस्थाओं से, बहुत सारी जो अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं वहाँ से वो मदद दिला सकता है। कहने का मतलब कि यदि बिहार सरकार को ऋण चाहिए तो वो एशियाई विकास बैंक से बात कर लेगा, विश्व बैंक से बात कर लेगा। मतलब कह रहे हैं कि केंद्र सरकार यहाँ मीडिएटर की भूमिका में रहेगी कि आपको भला लोन चाहिए, चलिए ना हम दिला देते हैं, हम बात कर देते हैं, थोड़ा सपोर्ट कर देंगे। बैंक है ना, बैंक में हम दिला देते हैं। किस तरह से कैसे बोलते हैं हम लोग कि चलिए आपको लोन दिला देते हैं, तो वो वाली बात है। बाकी सपोर्ट कुछ ऐसा कुछ नहीं है, आर्थिक मदद बस ये है। तो यहाँ पर पीरपैंती में देखा जाए तो राजमहल में कोयले का भंडार है, इसका उपयोग बिजली के क्षेत्र में किया जाएगा। पीरपैंती पावर प्लांट प्रोजेक्ट के स्थापित हो जाने के बाद बिहार में बिजली की उपलब्धता बढ़ जाएगी और बिजली की बढ़ती मांग को आसानी से पूरा किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2014 में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। लेकिन यदि इस काम में इस बजट घोषणा के बाद प्रगति होती है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आने वाले समय में देखा जाए तो बिहार में बिजली की मांग बढ़ने वाली है। बिहार सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य को अतिरिक्त आर्थिक मदद भी दी जाएगी, ये भी हमने देख लिया। इसके अलावा बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज, खेलकूद अवसंरचना का निर्माण भी किया जाएगा। तो आने वाले समय में औद्योगिक क्रियाकलाप बढ़ेगा, ऊर्जा की मांग बढ़ेगी। बजट कई प्रकार से देखा जाए तो बिहार की आर्थिक विकास की गति को देने में सहायक है। तो बिहार में जो सदियों पुरानी बाढ़ की जो समस्या है उसको भी यह दूर करने में सहायक रहेगा। तो बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं हैं बिहार की, उनको यहाँ पर एड्रेस करने का प्रयास किया गया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा पूर्वोदय योजना के बारे में। तो पूर्वोदय योजना जो हमने देखा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों से को देखा जाए तो मिलाकर यहाँ पर पूर्वोदय योजना की जिक्र किया गया है। तो यह योजना जो है मानव संसाधन के लिए, आधारभूत संरचना विकास के लिए, आर्थिक समृद्धि, रोजगार के लिए, पूर्वी भारत के जो राज्य हैं उनके समेकित विकास के लिए, कनेक्टिविटी में सुधार के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए अगर आपको लिखना हो तो पूर्वोदय योजना को आप जोड़कर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो पूर्वोदय योजना को आप लिख सकते हैं। ये इनका क्षेत्र का विकास है, समग्र विकास की जो दिशा में प्रयास है सरकार ने किया है इस योजना के माध्यम से। तो बुनियादी ढांचा हमने देखा, सड़क, पुल, बिजली परियोजना से यहाँ क्षेत्र की बुनियादी ढांचा मजबूत होगी इस पूर्वोत्तर क्षेत्र की। पर्यटन और उद्योग भी बढ़ेगा, पर्यटन केंद्र और अधिक औद्योगिक जो कॉरिडोर हमने देखा उससे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेगी। अब आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी तो यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा। तो इतना तो होगा ही, ठीक है भाई, रोजगार, निवेश सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि बजट घोषणा होने से ही हो गया सब काम। कुछ ना कुछ तो हमें इसकी आलोचना भी तो करनी पड़ेगी कि बिहार को जो बजट में दिया गया है उसकी कुछ भी तो आलोचना करेंगे ना भाई, कुछ तो पता हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं आरा से 1.25 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की थी बिहार के लिए। तो उस पैकेज का क्या हुआ? तो प्रधानमंत्री स्वयं जब घोषणा कर रहे हैं उस पर कुछ अभी तक नहीं हुआ तो उसको भी देखा जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी, बजट में बहुत सारी ऐसी जो घोषणाएं हैं वह पहले से लंबित है। कहते हैं ना कि मतलब पुरानी चीज़ को बस नया पैकिंग करके इस बजट में प्रस्तुत कर दिया गया है। अब चूंकि बजट है तो सभी ने अच्छे से सुना होगा तो लगा कि नई नई योजना है, तो नई योजना नहीं है। बजट में घोषित कुछ परियोजनाएं पूर्व समय से ही लंबित है, उन पर अभी तक विशेष ध्यान क्यों नहीं दिया गया और उन्हीं योजनाओं को बिहार में
फिर से लागू क्यों किया गया। वर्तमान में बिहार सरकार को देखें तो केंद्र के साथ बहुत ही मजबूत स्थिति में है। कहते हैं ना कि एक मजबूत खंभा बिहार और आंध्र प्रदेश हैं इस केंद्र सरकार को पकड़ने में, मतलब उनकी जो बैसाखी है जो ये दो राज्य हैं। तो इतनी मजबूत स्थिति होते हुए भी बस इतने कम में संतुष्ट कैसे हो गए, और जबकि बिहार के लिए अच्छा अवसर है और बिहार की मांग जायज़ भी है। जनसंख्या इतनी है, कोई संसाधन नहीं है, आपदाग्रस्त राज्य है, गरीबी है, ये है वो है, मतलब समस्याएं इतनी हैं कि अगर सरकार को देना है केंद्र सरकार को तो इससे अच्छा आर्थिक पैकेज और भी ज़्यादा दे सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सरकार आखिर संतुष्ट क्यों है बिहार सरकार, तो इस पर भी मतलब प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं कि सरकार को आप देखेंगे जो बजट में घोषणा हुई तो गया, नालंदा, राजगीर ऐसे क्षेत्र में सरकार को मतलब केंद्र सरकार ने अपने बजट में ऐसे क्षेत्रों का नाम ज़्यादा लिया है। अब बताइए, इस क्षेत्र में जहाँ तक मेरा अनुमान है कि नीतीश कुमार ने स्वयं अपने संसाधन से, अपने मतलब प्रयास से इस क्षेत्र में देखा जाए तो 70% तो यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र का विकास कर दिया है। रोड, सड़क, पुल इत्यादि तो बिहार सरकार ने खुद अपने संसाधनों से बनाया। अब लास्ट में जब 10-15% बच रहा है, मतलब आप समझिए कि अब इसका उद्घाटन का टाइम आ गया, मतलब अब इसको पूरे विश्व में मतलब शोबाजी का टाइम आ गया कि हाँ नालंदा अब ऐसा हो गया। यूनिवर्सिटी तो सरकार कब से बना रही है बिहार सरकार, हाँ ठीक है केंद्र सरकार ने पहले से सहयोग दिया है, लेकिन अब जब लास्ट स्टेज आ रही है तो केंद्र सरकार ने बजट में अपना घोषणा करके इन सब चीज़ों को अपने साथ जोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं लाभ लेने की बात हो रही है। तो बजट में इन स्थलों का उल्लेख तथा थोड़ी बहुत सहायता से इन योजनाओं का थोड़ा लाभ तो मिल जाएगा सरकार को, लेकिन इसका सारा श्रेय जो है केंद्र सरकार को चल जाएगा, जो आने वाले चुनाव में उसको लाभकारी होगा। इसमें बिहार की जनता तो लाभकारी होगी ही, रोजगार, निवेश इत्यादि बढ़ेगा, लेकिन बिहार की जनता का हक और बनता है इस दृष्टि से। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह बजट चुनावी बजट भी माना जा सकता है। अब केंद्रीय सहयोग मिलने के बाद अन्य परियोजनाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। तो विकास तो होगा ठीक है, लेकिन बहुत सारा जो निवेश है वह सरकार ऋण के रूप में दे रही है। यहाँ तक कि यदि आपको निवेश भी चाहिए तो दूसरों से हम दिलवा देंगे, लेकिन केंद्र सरकार अपनी तरफ से नहीं दे रही है। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखा जाए तो इस बजट की कुछ हद तक आलोचना की जा सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, बिहार और जो केंद्रीय बजट में आवंटन हुआ है उस पर। तो एक विश्लेषण प्रस्तुत करने का कोशिश किया गया है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आने वाले समय में इस प्रकार से और भी जो बिहार की समस्याएं हैं या बिहार के जो मुद्दे हैं एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।